हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल एमसीक्यू। इसका ऑलरेडी 5 पार्ट खत्म हो चुका है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट का चैनल में जाके देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू का नाम का वहाँ पे एक चैनल है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसका पूरा डिटेल वीडियो सब दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसमें भी डिस्कशन किया हुआ है। तो ये होगा इंडियन पॉलिटी का 6 नंबर पार्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आगे का वीडियो जारी रखेंगे। एक सीरीज है इंडियन पॉलिटी का, जितना भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ जो भी एग्जाम सब हो रहा है उसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, Which organ of the government consisted of elected representative of people? इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गन है जो कि रिप्रेजेंटेटिव, जो कि पीपल द्वारा इलेक्टेड किए हुए हैं, उनको लेके गठित हुआ है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है मीडिया, बी में दिया है जुडिशियरी, सी में दिया है लेजिस्लेचर और डी में दिया है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हम लोगों का क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं हम लोगों का लोकसभा। लोकसभा के लिए हम लोग 5 साल में एक बार वोट करने जाते हैं, या फिर हम लोगों का स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, जो असेंबली होता है, हमारे स्टेट असेंबली होता है, उसके लिए भी हम लोग इलेक्शन होता है हम लोगों का 5 साल में एक बार हम लोग वोट करने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है हम लोगों का गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक व्यक्ति कितनी बार एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है 1 टाइम, बी में दिया है 2 टाइम, सी में दिया है 3 टाइम और डी में दिया है 9 बार। ऑप्शन डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, 9 बार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें कि ऐसा कुछ मेंशन हो कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो वो ये नंबर जो है अनलिमिटेड है, कितनी भी बार जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इसका डी होगा बिल्कुल सही आंसर। लेकिन यूएसए में आप लोग देख सकते हैं, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं वो, और वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है 9 बार, कोई भी मतलब ऐसा कुछ नंबर नहीं दिया गया है पर्टिकुलर कि इतनी बार बन सकते हैं प्रेसिडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिसाइड द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंबल होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे कि कांग्रेस का एक हैंड होगा, या फिर बीजेपी का एक लोटस है, मतलब जो लोटस का फ्लावर होता है, या फिर आप पार्टी का झाड़ू है। वैसे ये जो सिंबल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये कौन उनको अलॉट करता है? क्वेश्चन ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है इलेक्शन कमेटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बी दिया है पॉलिटिकल पार्टी गवर्निंग कमेटी, सी दिया है पॉलिटिकल पार्टी लीडर और डी दिया है इलेक्शन कमीशन। डी होगा इसका सही आंसर। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यही जो है अलॉट करता है सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? हम लोगों का जो ओरिजिनल, पहले मैं वो बता दे रही हूँ आप लोगों को अगर नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल हम लोगों को बना था, उसमें एक ऐसा भी प्रोविजन था जिससे कि टाइम इवॉल्व हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता रहता है, तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए जाते हैं। अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, जो आर्टिकल सब है, वो चेंज किया जाता है। तो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी, बी में दिया है म्युनिसिपल एंड पंचायती राज, सी में दिया है डिफेक्शन लॉ और डी दिया है नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो
पंचायती राज से रिलेटेड था और 74 जो हुआ था वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था। उस समय क्या हुआ था, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो उसमें पंचायती राज हम लोगों का जो सिस्टम है हमारे गांव सब में, जो विलेज सब में, या फिर जो पंचायती राज सिस्टम है उसको एक लीगल मतलब मिला था स्टाटस, और 74th में वैसे ही सेम म्यूनसिपैलिटी को एक लीगल स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which article related to equal justice and free legal aid? कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है इसमें से, ऑप्शन में जो दिया गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देख लेते हैं आर्टिकल कौन कौन सा दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 39, बी में दिया है आर्टिकल 39A, सी में दिया है आर्टिकल 43 और डी में दिया है आर्टिकल 43A। तो इनमें से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो है ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोगों का अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1976 में हुआ था, उस समय ये आर्टिकल ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके तहत जो है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलता है। जो लोग काफ़ी मतलब बैकवर्ड होते हैं, अपना लीगली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस देना, उनको मदद किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी शेड्यूल देयर आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी जो है कितने ठो शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ऑप्शन ए में दिया है 10 शेड्यूल, 10 ठो है क्या, या फिर बी में दिया है 12 शेड्यूल, सी में दिया है 14 शेड्यूल्स और डी में दिया है 16 शेड्यूल्स। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 ठो शेड्यूल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितना शेड्यूल तब हुआ करता था। अभी तो 12 हैं, लेकिन ओरिजिनली 12 नहीं थे, तो कितने थे आप लोग कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट इन द यूनियन ऑफ द इंडिया? देखिए सिक्किम को जो है बाद में बनाया गया था, फुल फ्लेज स्टेटहुड बाद में मिला था। तो कब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कौन से साल में मिला था, ये क्वेश्चन पूछा है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और बी में दिया है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1973 में हुआ था, या फिर सी में दिया है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 और डी में दिया है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। 36 जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और ये 1975 में आया था। उसी समय जो है सिक्किम को जो है दिया गया था फुल स्टेटहुड का जो है एक स्टेटस दिया गया था। सिक्किम कहाँ पे है, 7 सिस्टर जो हम लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें से एक सिक्किम भी है। ये हिमालयन रीजन का एक स्टेट है और इसका जो है इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये हिमालयन रीजन में होने के कारण यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत सारे जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिए पूछा है, तो मतलब मालूम पड़ेगा क्या पूछा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, ए में दिया है, बी में दिया है अपॉइंटेड, सी में दिया है नॉमिनेटेड और डी में दिया है सिलेक्टेड। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, अपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट करते हैं, कौन करते हैं, हमारे जो प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्टेड इसीलिए नहीं होगा कि हम लोग जो वोट करते हैं, हम लोग जब लोकसभा के लिए वोट करते हैं तो क्या होता है उस समय हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं। लेकिन राज्यसभा मान लीजिए कोई अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी बन सकते हैं, जैसे कि हमारे बने थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के मेंबर थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली जो वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर को करते हैं, तो इसका आंसर इसीलिए अपॉइंटेड होगा। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, बाकी सब हम लोगों का जितना भी मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, ये भी कभी पूछ सकता है कि कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट उसका सही आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। To whom is the Council of Minister of the state collectively accountable? किसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हम लोगों का है collectively accountable है।
ऑप्शन देख लेते हैं, ये स्टेट के बारे में पूछा है या ये नोटिस कीजिएगा, स्टेट के बारे में पूछा है या ना कि सेंटर के बारे में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है गवर्नर, बी में दिया है चीफ मिनिस्टर, सी में दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डी में दिया है विधानसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधानसभा यानी स्टेट असेंबली भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो हम लोगों का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट का, वो कलेक्टिवली काउंटेबल होते हैं विधानसभा यानी स्टेट असेंबली जो होता है उससे। तो हम और एक सिस्टम होता है इंडिया में, याद रखिएगा, इसके जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कलेक्टिवली अकाउंटेबल है। यहाँ पे ऐसा कोई इंडिविजुअल मतलब अकाउंटेबल होना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक ही मतलब यूनिट के तौर पे लिया जाता है और कलेक्टिवली हम लोगों का जो लेजिस्लेचर होता है उसके प्रति ये लोग अकाउंटेबल रहते हैं। और ये वाला सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम लोगों का है उस पर भी लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। In which system of the governance is the executive responsible to the legislature? अभी जो हम लोग देख रहे थे, कौन सा सिस्टम का ऐसा गवर्नेंस होता है जिसमें कि हम लोगों का एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं, जो कि हम लोग अभी देख रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही बोला जाता है, तो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया है, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बी में दिया है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, सी में दिया है टोटलिटारियन गवर्नमेंट और डी में दिया है मिलिट्री रूल। ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो कि इंडिया में भी है। हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। मतलब इसका मतलब मैं सीधे सीधे समझा दे रही हूँ कि एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेता है, कोई ये लॉ लाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले रहा है तो लेजिस्लेचर जो होते हैं, आप लोग देखे होंगे लोकसभा या राज्यसभा का कभी भी सेशन होता रहता है, वहाँ पे डिफरेंट भी पार्टी के या फिर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर सब पूछते रहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा मतलब क्या किया या फिर डेवलपमेंट क्या किए। तो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद जो है ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आंसरेबल होते हैं, आंसर देते रहते हैं। ये आप लोग देखे होंगे कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव का जब सेशन चलता रहता है या फिर हम लोगों का पार्लियामेंट का भी जो सेशन चलता रहता है, वो जो सभा सब में यही सब होता रहता है। तो यही होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसमें ये सिस्टम और ये जो है कॉन्सेप्ट वो लागू होता है। बाकी प्रेसिडेंशियल और टोटलिटारियन तो एक ही जन का जो है गवर्नमेंट बनता है, कोई मतलब एकाएक जो है अपना चला रहा है रूल, उसको बोलेंगे हम लोग टोटलिटारियन। और मिलिट्री रूल वो होता है जहाँ पे कि मिलिट्री जो है सर्वोपरि होता है और बाकी किसी का जो है बात नहीं माना जाता है, पीपल का बात जो है नहीं माना जाता है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि अभी फिलहाल हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड जो है स्टेट ऑफ अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये जो है कॉन्सेप्ट है। और इंडिया में भी जो है कभी क्वेश्चन आए तो इंडिया में कौन सा फॉर्म का गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। पंचायत राज सिस्टम इज मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायत राज जो हम लोग का सिस्टम है वो कौन सा लिस्ट में मेंशन है? देखिए हम लोगों का जो है 3 ठो लिस्ट होता है। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब हो गया टोटल हम लोगों का जितना भी हम लोगों का रूल है, प्रोविजन है या फिर आर्टिकल है, वो बांटा हुआ है, डिवाइड किया हो गया है यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट जो होता है उसका पूरी तरह से जो है उसका राइट होता है किसके पास, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट का होता है स्टेट के पास। और कंकरेंट लिस्ट में जो है दोनों का अधिकार सेम होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों का जो एक पॉलिटिकल डिस्क्रिप्टिव वाला प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें एक फेडरल सिस्टम बोल के एक वीडियो होगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा ये सब लिस्ट क्या होता है और इसमें किस तरह से ये कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट जो काम करता है। और हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसको कैसा राइट दिया गया है, हमारा जो फेडरलिज्म क्या होता है और इंडिया का गवर्नमेंट कैसे चलता है, वो वीडियो में पूरा डिटेल में दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका बी होगा इसका सही आंसर। स्टेट लिस्ट में ही जो है पंचायती राज मेंशन है, क्योंकि पंचायती राज जो क्या था, पंचायती राज था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब पावर को बहुत सारा हिस्सों में बांट देना। तो हम लोगों का भी पंचायत को भी कुछ पावर दिया गया था, इसीलिए ये स्टेट लिस्ट के अंडर में है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12।
हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए में दिया है प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी में दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी में दिया है मेंबर ऑफ लोकसभा, डी दिया है गवर्नर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं यही अपॉइंट करते हैं, हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 में बना था, ये कौन सा जो इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया, क्वेश्चन ये पूछा है। याद रखिएगा ईयर भी, ये 2015 में इसको रिप्लेस किया गया था। जब मोदी गवर्नमेंट आया था, एनडीए का सरकार बना था, उस समय जो है नीति आयोग बना था 1 जनवरी में ये बना था। देख लेते हैं ऑप्शन की ये किसको रिप्लेस किया था। ऑप्शन ए में दिया है प्लानिंग कमीशन, बी में दिया है IRDA, सी में दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डी दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस किया था नीति आयोग। आप लोगों को अगर पता है नीति का जो है फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। पहले जो है प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी उसके जगह पे नीति आयोग इंडिया में स्थित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, Who was the first non-Congress Prime Minister in independent modern Indian history? तो पहले आप लोग भारत आजाद होने से पहले क्या हुआ, कांग्रेस सिस्टम चलता था। कांग्रेस पार्टी जो वो था एक ही जो है मजबूत नेशनल पार्टी हुआ करता था। उसके बाद जो है धीरे धीरे रीजनल पार्टी का जो है मतलब आते हैं, धीरे धीरे कमेंसमेंट उन लोगों का भी होता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि पहला ऐसा कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो कि नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब कांग्रेस पार्टी के वो नहीं थे। हमारे जो पहला प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी कांग्रेस के थे। नेक्स्ट बने थे कौन, नेक्स्ट बने थे जो है हमारा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये सब जो बने थे ये सब कांग्रेस के थे। लेकिन पहला जो बने थे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में थे, देख लेते हैं कौन है। ऑप्शन ए में दिया है मोरारजी देसाई, बी में दिया है चरण सिंह, सी में दिया है गुलजारी लाल नंदा और डी में दिया है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। मोरारजी जो देसाई थे ये जनता दल के ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये 1978 में बने थे, ईयर भी याद रखिएगा 1978, क्योंकि इससे पहले जो है इंदिरा गांधी का सरकार था। इंदिरा गांधी आपको याद होगा 1976 में ये इमरजेंसी लगाए थे। सेकेंड टाइम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, मतलब ऑलरेडी एक इमरजेंसी लगा हुआ था, जो कि 1971 में हम लोगों का बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंट वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तब तो बांग्लादेश नहीं था। उस समय क्या हुआ 1971 के पहले बहुत सारे बांग्लादेशी क्या होता हुआ बांग्लादेश से, जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को, तो उस समय क्या हुआ बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ पे आ गए थे। तो उसी समय जो है नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। एक ऑलरेडी इमरजेंसी लगा हुआ था, उसके बाद 1976 में और एक बार इमरजेंसी लग गया। तो काफ़ी जो है निंदा हुई थी ये गवर्नमेंट का और काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे उस समय। तो उसके बाद जो है नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई, जो कि क्रिटिक भी थे इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था। और पहला जो है हम लोगों का नेशनल इमरजेंसी लगा था जब चीन 1962 में जो हम लोगों का वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, इंडो चाइनीज वॉर भी उसको बोला जाता है, उस समय लगा हुआ था। तो याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई जो थे, जो कि 1978 में बने थे प्रेसिडेंट, 79 तक ये बने रहे। उसके ये नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय वो लोग जनता पार्टी के ही ये मेंबर थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, Who was the chairman of the drafting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का असेंबली जो बना था उसके द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। जब अंग्रेज मतलब छोड़ के जाने वाले थे, भारत आज़ाद होने वाला था, तो इंडियन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही जरूरी था। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का उसमें गठन किया गया ताकि बहुत सारे जो है रिसर्च किया जाए, या फिर इंडिया के लिए जो कि इतना बड़ा था, काफ़ी वास्ट था, काफ़ी डाइवर्स था, तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी था। इसके चेयरमैन कौन थे ये पूछा है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एन गोपाल स्वामी, बी में दिया है KM मुंशी, सी में दिया है एन माधवराव और डी में दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डी होगा इसका सही आंसर, जो है भीमराव
अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने ही जो चेयरमैनशिप का जो है पद था इन्होंने संभाला था, वही चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का। ये हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया आज इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है 7 आएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।